हेलो, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी को नवरात्रि की दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये चाहूंगा साथ साथ में कि आप लोगों को ये बार जो है आने वाला जो समय है ये आपको सफलता दिलाए, आप उसमें सफल हों। वेलकम है सभी का हिंदी की क्लास में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हिंदी व्याकरण की क्लास रहने वाली है आपकी। अभी जो क्लास है इसमें हिंदी व्याकरण और लिटरेचर का जो भी पार्ट आपके एग्जाम में आता है, दोनों पार्ट में आप लोगों को कवर करने वाला हूं। पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो क्लासेस है अपनी, इसमें जैसे क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं थोड़ा आगे। जैसे देखो क्या होता है कि 6 to 8 में अगर हम बात करते हैं या 1 to 5 में बात करते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अंक देते हैं या सबसे ज़्यादा अंक वाले टॉपिक कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे ज़्यादा अंक देते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो हम आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ। जैसे होता है कि वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है, ये वर्णमाला का जो टॉपिक है, कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। कितने? 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आपका पूछा जाता है पिछली बार के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी, और उससे पिछली बार के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखें तो आपको दूसरा जो टॉपिक मिलता है वह टॉपिक मिल जाता है वाक्य। कौन सा मिल जाता है? वाक्य का टॉपिक मिल जाता है। यहां से भी आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं। तीसरा जो टॉपिक आपका आ जाता है वो हिंदी भाषा के विकास से है। हिंदी भाषा विकास। अब देखो यहां हिंदी भाषा जो विकास वाला टॉपिक है, यहां से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। चौथा जो टॉपिक है वह है आपका होता है संधि वाला। संधि का टॉपिक है। संधि वाले से भी आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं, 2 या 3 प्रश्न मिल जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब अगला जो टॉपिक है, कुछ कुछ जो 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले टॉपिक भी हैं, उसमें आपका एक तो समास है, समास। और एक जो टॉपिक हमारा आ जाता है वो हो जाता है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय बाबू, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक हैं, यहां से भी प्रश्न आपके सबसे ज्यादा बनते हैं। अब हिंदी भाषा के विकास में भाषा और बोलियां भी आप कहेंगे, बिल्कुल जी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भाषा और बोलियां। भाषा और बोलियां। और ये भी जो भाषा और बोलियां हैं ये किससे? हिंदी से रिलेटेड। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, कितने जो हैं, हाँ, ठीक है। तो दोनों चीजें हम इसमें करेंगे, जिससे कि जो भी बच्चे हैं, ग्रामर वाला पार्ट भी देखो, पिछले एक बार ग्रामर आया, एक बार लिटरेचर आया, तो हम ये नहीं रिस्क नहीं ले सकते हैं कि सिर्फ लिटरेचर पढ़ाएं या सिर्फ ग्रामर पढ़ाएं। तो हम दोनों चीजों को कवर करेंगे कि जिससे कि पेपर कैसा भी बनाए हम सारा कर जाएं, ठीक है। कुछ भी हो जिससे हम दोनों चीजें कवर कर लें। तो शुरुआत करेंगे ग्रामर से, क्योंकि ग्रामर का पार्ट छोटा है, हम इन पार्ट्स को शुरुआत करेंगे। बहुत सारी चीजें अब इसमें है। एक आता है अनेकार्थी शब्द। कुछ लोग पर्यायवाची को ही अनेकवार्थी समझ लेते हैं, लेकिन अनेकार्थी जो शब्द है वो अलग होता है और पर्यायवाची अलग होता है। तो अनेकार्थी वाला पूछा जाता है। अनेकार्थी, अनेक आर्थी। जो अनेकार्थी है यहां से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और फिर आ जाता है एक प्रश्न है, एक ही प्रश्न आता है सिंगल, वो हो जाता है पर्यायवाची। पर्यायवाची का, ठीक है, पर्यायवाची से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। आज जो पहला टॉपिक ले रहे हैं, पहला टॉपिक हो जाता है हमारा कौन सा? वर्णमाला का। यहां से शुरुआत करते हैं। कई बार प्रश्नों में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका जब हम शुरुआत करेंगे तो वर्णमाला टॉपिक से शुरुआत करते हैं। पहली बात हम शुरुआत करें हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहा जाता है भाई? वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द हैं?
एक शब्द है वर्ण और दूसरा शब्द है माला। माला का मतलब क्या होता है? माला का मतलब होता है क्रमबद्ध समूह। क्या होता है? क्रमबद्ध समूह। ठीक है। अब वर्ण किसे कहते हैं? माला का मतलब हो गया क्रमबद्ध समूह, और वर्ण का मतलब फिर क्या हो जाता है? वर्ण के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल जैसा मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को यह कोशिश करके पढ़ाऊंगा कि आपका टाइम से कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और नंबर जहां से गेन हो सकते हैं उस वाले पार्ट में भी आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। बस बिलीव और विश्वास रखेंगे, आपका बहुत ही शानदार होने वाला है क्लास। अब वर्ण किसे कहते हैं? पहले तो यह समझिए कि वर्ण किसे कहा जाता है। किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें आवश्यकता पड़ती है ध्वनि का। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि किसकी आवश्यकता पड़ती है? ध्वनि की। किसी भी भाषा को हम बोलते हैं तो ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। अब ध्वनि क्या होती है? हमारे मुख से निकलने वाली, क्या होती है? हमारे मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली ध्वनि, निकलने वाली आवाज जो हमारी स्वर तंत्रिकाओं से आती है, जो हमारी स्वर तंत्रिकाओं से आती है, तंत्रिकाओं से आती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं ध्वनि। ठीक है। हमारे मुख से निकलने वाली आवाज जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं, जो हमारा ये है स्वर तंत्रिकाएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ध्वनि। और ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को हम कहते हैं वर्ण। तो चलिए, मौखिक रूप से ध्वनि हम कह सकते हैं कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई है। इकाई है। समझना बात को। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी ध्वनि। और ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? इसी ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से जो वर्ण हुआ, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। नहीं किए जा सकते। ठीक है। वर्ण क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर देखो पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप नोट करते रहेंगे तो जब हमारा हाथ और हमारा कान दोनों एक साथ चलते हैं, देखो सीटेट वगैरह तो आपने तैयारी की होगी ना, पेडागोजी का पार्ट पढ़ा ही होगा, ब्रेन का विकास कैसे होता है, कैसे हमें चीजें याद रहती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैसे नोट्स मिल जाता है, पीडीएफ भी मिल जाती, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब हम दोनों चीजें अपने आप भी करते रहते हैं, क्योंकि आपके साथ ही साथ में लिख रहा हूं तो आपको ज्यादा याद रहता है।
आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको पहले ही बता रहा हूं, आपको मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, कहीं भी फिर भी आपको लगे कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, कोई भी चीज यदि आपको समझ में नहीं आती है तो। यहां तक हमने एक चीज बता दिया कि ध्वनि जो है लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते बाबू? टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक, अब बात करते हैं आगे। इसको दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है। ध्वनि के लिप्यांतरण को क्या होता है कि ध्वनि के लिप्यांतरण को हम क्या कहते हैं? ध्वनि के लिप्यांतरण को वर्ण कहते हैं। क्या वर्णों को अन्य नाम से भी जानते हैं? कोई बताएगा? क्या हम वर्ण को किसी और नाम से भी जानते हैं? कोई कमेंट करके बताना चाहेगा कि किस नाम से जानते हैं? वर्णों को किसी अन्य नाम से भी जानते हैं क्या हम? हाँ, चलिए, ठीक है। सारी हिंदी मैं करवाऊंगा, आपका लिटरेचर वाला भी पार्ट और आपका ग्रामर वाला भी पार्ट, एकदम मस्त तरीके से सब हो जाएगा। बस इतना बिलीव करो कि आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा उसमें से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बट आप लोगों को कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लेना, मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे एक कमेंट आया है मेरे पास कि ध्वनि के अन्य हम क्या कहते हैं? वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। मेरे पास कमेंट आया है, अक्षर कहते हैं। तो चलिए इस भ्रम को हम दूर कर देते हैं आज की क्लास में कि अक्षर को हम वर्ण नहीं कहते हैं। अब देखो अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है, ये भी चीज लगे हाथ समझ लीजिए आप लोग। अक्षर और वर्णों में क्या अंतर होता है? एक तरफ लिख देता हूं अक्षर, कुछ लोग कहते हैं कि अक्षर न इक्षर सह अक्षर, अर्थात जो क्षर नहीं होता है, जो क्षरण नहीं होता है उसको अक्षर कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एक तरफ मैं लिख देता हूं अक्षर, ठीक है, और एक तरफ मैं लिख देता हूं वर्ण। आप इसको समझिएगा, दोनों के बारे में आपको बताऊं। अक्षर किसे कहते हैं? देखो अगर मैं एक शब्द लिखता हूं काम और इधर भी लिख दिया हमने काम, ठीक है, दोनों तरफ हमने काम लिख दिया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? अक्षर में और वर्णों में तोड़ते हैं। अगर हम इसे अक्षर में बदलते हैं तो ये हो जाएगा का एक अक्षर है और मां एक अक्षर है। ये दो जो बने हैं, ये दो टुकड़ों में जो टूटा, ये अक्षर कहलाता है। लेकिन जब इनके अंदर से हम स्वरों को अलग कर लेते हैं, अर्थात क्या कर लेते हैं? अर्थात हम वर्ण विन्यास कर लेते हैं। वर्ण विन्यास का मतलब एक एक वर्ण को अलग करना। वर्ण की छोटी इकाई मतलब जो भाषा की छोटी इकाई वो है वर्ण है। तो वर्ण सबसे छोटा होगा, इसका मतलब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे? क, इसके नीचे हलंत लगाया, इसका मतलब ये सबसे छोटा हो गया, प्लस आ की मात्रा इधर लिख दिया, मां अलग किया, मां पे भी जो आ लगा हुआ जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको हमने यहां लिख दिया। अब यहां टोटल संख्या कितनी आ गई बाबू? यहां टोटल संख्या आ गई 4। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4। और अक्षर की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो अक्षर क्या होता है? एक ध्वनि, एक ध्वनि प्रयत्न में बोली जाने वाली इकाई, बोली जाने वाली इकाई क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है।
अक्षर कहलाती है। ठीक है, एक ध्वनि प्रयत्न में बोली जाने वाली इकाई जो होती है वह अक्षर कहलाती है, लेकिन वर्ण क्या होता है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। वर्ण और अक्षर में फर्क आपको पता चल गया कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। अभी तक आप एक ही समझते थे, तो आज के बाद यह प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जरा अपने इसको एक तरीका मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा पीपीटी भी है, उसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग। पीडीएफ है। मतलब ध्वनि क्या है? ध्वनि के बिना हम किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य, किसी का भी हम क्या कर सकते हैं? कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात सोच नहीं सकते हैं। किसी भी भाषा में ध्वनियों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है, और ध्वनियों के समूहन शब्द, पद, वाक्य तक भी भाषा है। मतलब ध्वनियों के छोटे छोटे समूहों को जोड़ करके जब हम उनको एक सूत्रबद्ध कर देते हैं, एक में मिला देते हैं, तो उससे हम क्या होता है? एक वाक्य बना लेते हैं, एक शब्द बना लेते हैं, एक पद बना लेते हैं। तो इन्हीं ध्वनियों के समूह से बनता है। और हमने आपको पहले ही बताया ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनियों के लिखित रूप को हम कहते हैं वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में जैसे हम सिलेबरी के बारे में बात करते हैं, लिखित चिन्हों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसका एक चिन्ह किसी न किसी शब्दांश की ध्वनि दर्शाता है। अब यहां पर दो मैंने एक ले रखा माला। माला कैसा है? एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया है कि माला एक सीक्वेंस में गुथा हुआ होता है। तो उन्हीं वर्णों का समूह कह लीजिए, जैसे मोती की माला है या स्फटिक की माला, तो स्फटिक को एक साइड में क्या किया गया? गूथा गया है। तुलसी की माला है तो तुलसी को एक सीक्वेंस में गूथा गया है। वैसे वर्णों को जब एक सीक्वेंस में, क्रमबद्ध समूह में हम गूंथते हैं तो यह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। सिंपल है। अब अगला प्रश्न आपका, उससे पहले, यहां आने से पहले कुछ और डाउट मेरे पास आए हैं तो उनको भी मैं क्लियर कर देता हूं। एक प्रश्न पूछा है कि लिपि किसे कहते हैं? लिपि, लिपि क्या है? अच्छा जी, यह प्रश्न बड़ा ही शानदार है। लिपि किसे कहा जाता है? भाषा को, किसी भी भाषा को, लिख देता हूं, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए क्या होता है? लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला, प्रयोग किया जाने वाला या प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक, प्रतीक, संकेत, जिससे भाषा का लिखित रूप व्यक्त होता है, लिखित रूप व्यक्त होता है, उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, सिंपल याद रहेगा कि लिपि किसे कहते हैं। इसको साधारण से भाषा में समझिए। हाँ, अब इसमें अगर हम बात करते हैं, किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो प्रतीक हैं या संकेत हैं, जिनके माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, जो भी भाषा है, जब हम उसको लिखते हैं, लिखने के लिए जिन हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी भाषा को लिख करके व्यक्त करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। चाहे पंजाबी लिख रहे हैं तो उसकी एक लिपि है, उसको हम गुरुमुखी नाम दे देते हैं। हिंदी लिख रहे हैं तो उसको हम देवनागरी लिपि नाम दे देते हैं, है ना। तो इससे कई सारी लिपियां हैं अलग अलग भाषाओं को। जैसे अंग्रेजी लिखने के लिए हम कौन सी लिपि का इस्तेमाल करते हैं? तो रोमन लिपि का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो लिखने का स्टाइल है, वो जो प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिपि का नाम दिया जाता है। ठीक है,
तो आपको लिख करके भी बता रहा हूं, आपको समझा करके भी बता रहा हूं, हर तरीके से आपको बता रहा हूं, फिर भी कोई प्रश्न रह जाएगा जिससे बहुत बड़ा बड़ा लिखा, पूरे बोर्ड में तो इतना ही है, और कितना बड़ा लिखें बताएं, और ज्यादा छोटा दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा। चलें थोड़ा और आगे आगे चलते हैं। अब आता है कि हिंदी में वर्णमाला कितने हैं, कमेंट करके बताओ, तब हम आगे चलते हैं। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला कितनी है? चलें जी बताइए, हिंदी में वर्णमाला कितनी है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले हमसे पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी नया पढ़ रहे होंगे, तो अलग अलग जवाब आ रहा है। 52, 58, 48, 52, ज़्यादातर 52 आ रहा है जवाब, और 48 भी आया, बस इतने ही बच्चों का जवाब आया अभी तक। ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। यहां पर दे दिया है जवाब कितना, 52। अच्छा, अगर मैं कहूं कि कुछ किताबों में आपको 54 भी दिखता है, कुछ में 53 भी दिखता है, कुछ में 56 भी दिखता है, ये किस आधार पर हैं, इनको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। वर्णमाला के अलग अलग रूपों को हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कहां 54 होता है, कहां 53, कहां 56, किन किन लोगों ने बताया है। हाँ ठीक है। अब वर्णमाला को देखते हैं, तो हम सामान्य रूप से मान लेते हैं वर्णमाला की संख्या कितनी है, 52 है, बिल्कुल सही। जिनमें से अगर हम वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक होता है स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब देखिएगा, स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? चले बताइए जरा तेजी के साथ में, स्वरों की संख्या कितनी है बाबू? 11, वेरी गुड। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। और व्यंजन की संख्या फिर कितनी बची, 41, क्योंकि अगर उधर 11 हो गए तो इधर 41 होंगे, तभी दोनों मिला करके क्या होगा, 52 होगा, है ना। अब ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, ऊ, अब री। अब इसमें क्या होगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल कितने हो गए? देखें, इनको मैंने पहले क्यों लिखा है, ये आगे के समय में आपको पता चलेगा। मैंने क्या किया है, जो छोटे वाले को एक तरफ लिख दिया, बड़े वालों को एक तरफ लिख दिया। शुरू से ऐसे ही याद करेंगे हम लोग, जिससे कि आगे अगर हम संधि वगैरह करते हैं तब भी हमारे लिए फायदेमंद हो। अब ये हो गए 11, लेकिन दो और इसमें बच जाते हैं, कौन, अंग और अह। ये भी तो हैं बेचारे, दो नहीं है, ये दो हैं, लेकिन इनका यूज कहीं कहीं पर प्रयोग किया जाता है, और इनको हम वर्णमाला के स्वर वाले भाग में नहीं रखते हैं। इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं औ। क्या है, औ। इसके ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु लगा होता है, मतलब आधा चंद्र होता है, बिंदु नहीं लगी होती है,
एक ये भी होता है। इसको हम क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर अर्थात जो स्वर किसी दूसरी भाषा से हिंदी में शामिल किया गया है उसे हम आगत स्वरों की श्रेणी में कहते हैं। आगत मतलब आया हुआ, ठीक है, क्या कहते हैं? आगत। इसके अलावा एक और आप देखते हैं कई कई जगहों पर, जैसे आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, इनका भी प्रयोग करते हैं। अब देखो, अगर हम इसी 52 में ये 4 और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 56 हो गए ना? हो गए कि नहीं हुए? और इस आगत को अगर इसको हम हटा देते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 54 हो जाती है। हो जाती है ना? ओके, सारी क्लास का टाइमिंग मैं आज तो नहीं, लेकिन कल की क्लासेस में मैं बताना शुरू करूंगा आपको, ठीक है? अब चलें, इस वाले पार्ट पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे। अब यहां पर व्यंजन को छोड़ दे रहे हैं, अब इन स्वरों में ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर 2 बेचारे रह गए हैं। कौन? अंग और अह। इनको, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? अब देखें जरा इनके बारे में क्या विशेष है भाई। जो अंग और अह है, ये अंग है और ये है अह, ठीक है? इनको नाम दिया जाता है हमारे हिंदी में अयोगवाह। क्या नाम दिया जाता है? अयोगवाह। ये अयोगवाह क्या होता है भाई? वाह मतलब होता है वहन करना, वहन करना, करना या साथ में रखना। और अयोग का ऐसे समझने के लिए लिख लीजिए, अयोग्य है। क्या है? अयोग्य है। ये अयोग्य है अर्थात ये योग्य नहीं है, ये अयोग्य है। कैसे? वहन करने के। इसको ऐसे समझिएगा। अब इसको कैसे समझना क्या है? देखो, 2 लोग हैं जिनके बीच में ये पिस रहे हैं। एक तरफ है व्यंजन, व्यंजन, और दूसरी तरफ क्या है? स्वर, स्वर। अब इनको अयोग्यवाह क्यों कहा गया? कहते हैं जो व्यंजन है, ये व्यंजन क्या कहता है? ये काम तो मेरा करता है। व्यंजन क्या कहते हैं? काम तो मेरा करता है। मतलब ये प्रयोग कैसे होते हैं? व्यंजनों के रूप में, हा के रूप में प्रयोग होता है, व्यंजनों के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन फिर भी व्यंजन इन पे विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं भाई इसका क्या भरोसा, इसकी सकल सूरत तो देखो। सकल सूरत किससे मिलती जुलती है? स्वर से मिलती है। इसकी सकल सूरत कैसे मिलती है? स्वर से मिलती है। ये कब धोखा दे जाए पता नहीं, क्योंकि खून तो खून ही होता है, तो हम तो इसे अपने साथ में नहीं रख सकते। ये हमारे साथ रहने योग्य नहीं है। कौन? व्यंजन कहता है इन दोनों को कि भैया ये दोनों हमारे साथ में रहने योग्य नहीं है, ये कब धोखा दे जाए पता नहीं। स्वर क्या कहता है? इनकी सकल सूरत भले हमसे मिलती जुलती है, हमारे किस काम का? काम तो किसका करता है? काम तो व्यंजनों का करता है। काम व्यंजन का करता है, हमारे जैसे सकल सूरत रहने से क्या फायदा? इसलिए यह हमारे साथ रहने योग्य नहीं है। तो जब स्वरों के साथ में नहीं रखा गया, ना व्यंजनों के साथ में रखा गया, तो इनको एक अन्य नाम दे दिया गया, अयोगवाह, है ना? जो इनको अपने साथ में नहीं रख पाए तो ये बेचारे क्या कहलाए? अयोगवाह, ठीक है? अब इस अयोगवाह को हम 2 अलग अलग रूपों में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? इस अंग का जो आ है, यदि इसको हटा दिया जाए तब भी इसके ऊपर लगी हुई बिंदी का कोई भी महत्व कम नहीं होता है। इसलिए इस बिंदु को क्या कहा जाता है? नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद। एक ऐसी ध्वनि जो खत्म नहीं होती है, उसको कहते हैं नाद, जो निरंतर चलती रहती है। हर वस्तु, हर प्राणी, हर जीव में एक नाद होता है, ठीक है? क्या होता है? नाद होता, मतलब ध्वनि होती है। कहते हैं ब्रह्मांड की भी एक ध्वनि है, तो वो नाद है, अनंत चलता रहता है। आके हटने के बाद भी ये
गूंजता रहता है, इसीलिए इसको नाद कहते हैं। और ये अब व्याकरण की दृष्टि से इसको जब हम प्रयोग करते हैं तो इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। और जब हम इसको किसी अन्य जगह पर वाक्यों में प्रयोग करते हैं या ध्वनियों के आधार पर बात करते हैं तो इनको हम नाद कहते हैं। नाद मतलब होता है ध्वनि या उच्चारण, ऐसा ध्वनि जो कभी खत्म नहीं होती है। दूसरा है, इसमें अगर आ है और इसके बाद दो बिंदी लगी हुई है तो डॉक्टर कामदा प्रसाद गुरु, जो हिंदी व्याकरण में विशेष महत्वपूर्ण उनका स्थान है, वो कहते हैं यदि इस आ को हटा दिया जाए तो यह विसर्ग जो है यह ह की तरह उच्चारित होता है। मतलब ये क्या है, इसको विसर्ग बता दिया है। इन दोनों बिंदुओं को एक नाम दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो इस बिंदु को कहा जाता है अनुस्वार और इस बिंदुओं के जो डबल बिंदु है इसको कहा जाता है विसर्ग। अयोग वाह जब आ से अलग होता है तो इनको दो अलग अलग रूपों में हम नाम देते हैं, नाद या अनुस्वार कहा जाता है। और ये बिंदु जब आ जाती है तो इनको विसर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, सिंपल है। तो यहां तक बात क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया यहां तक कि लिपि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, अनुस्वार क्या है या विसर्ग क्या है? ये चीज अगर किसी को जितना अभी तक पढ़ा है इनमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप तुरंत पूछ लीजिए, फिर हम आगे की क्लास शुरू करते हैं, आगे और पढ़ना शुरू करते हैं। जी, कोई है ऐसा? भाषा वैसा क्लियर है? कुछ ऐसा तो नहीं है भाई कि समझ में नहीं आ रही हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक, तेजी के साथ में बताएं। रिंकी गुप्ता, कुंदन, सोनम कुमारी, कूपन कोड क्या है? कूपन कोड तो कुछ नहीं पता मुझे। जी, नाद एक बार और बता दूं। नाद जो होती है ध्वनि होती है, निरंतर चलने वाली ध्वनि है। ठीक है, ये किसी भी रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे हमने आ को हटा दिया, ये बिंदी अगर हम क के साथ में भी लगा देंगे ना तब भी इसका उच्चारण वही होगा जो अंग के साथ में लगने पर हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको आप किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, आप इसको पढ़ करके आप दे देना, आपके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका सारे चीज इससे क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं जरा हम अपने स्वरों के बाकी भेद के ऊपर देख लेते हैं, स्वर को समझते हैं जरा। थोड़ा सा एक वो बना देता हूं आप लोगों के लिए, छोटा सा मोटा नाक वाला बन जाए। इसको हम क्या कहते हैं? कंठ। क्या कहते हैं? गला या कंठ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। दूसरा, इसके ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, यहां जो होता है इसको हम कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। यहां हमारे दांत निकले होते हैं, इस दांत से आगे एक कठोर होता है, इसको हम कहते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। यहां पर आपकी एक प्यारी सी छोटी सी जो कभी कभी आपको पिटवा भी देती है
और कभी कभी दूसरों को खुश भी कर देती है, वो आपकी होती जीभ, है ना। यहां देखो, जीभ जहां ऐसे घुसी रहती ना गड्ढे में, उसका भी एक अपना नाम है, लेकिन उसके बारे में बताएंगे। पहले ये हो गया हमारा कंठ, ये हो गया तालु, ये हो गया मूर्धा। इसके बाद यहां पर क्या आता है हमारा दंत, दांत आता है, ठीक है। दंत के बाद ये हमारे होंठ, अधर जिसको हम कहते हैं, अधर, इसको हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, ओठ या ओष्ठ कहते हैं, ओठ। ये आपको पता है नाक या नासिका कहते हैं इसको। और इन्हीं होठों के बीच में दांत के पास गड्ढा होता है नीचे, उसको नाम दिया जाता है वत्सर्य। क्या नाम होता है, वत्सर्य, ठीक है, वत्सर्य नाम दिया जाता है। अब ये जिन स्थानों का मैंने नाम लिया है, इनका यूज है हमारे वर्णमाला में। कैसे, कुछ शब्द, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम कहां से करते हैं, गले से करते हैं, उसको कहते हैं कंठ उच्चारित ध्वनि, अर्थात जिनका उच्चारण कंठ से होता है। दूसरा, यही ध्वनि, जैसे ये हमारा हृदय है, यहां से वायु पंप हुई, पहले कंठ में गई, कंठ के बाद कहां जाएगी, तालू में जाएगी, तालू के बाद मूर्धा से होती हुई फिर दांत से टकराएगी, दांत से टकराने के बाद होंठ से होती बाहर चली जाएगी, और कुछ वायु जो है यहीं से नाक में चली जाती है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो इन कुछ भागों को स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकलती है। तो जो वर्ण स्पर्श करते हुए निकलते हैं, ऐसे वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब जरा चलते हैं हम आगे, जो हमने लिखा था स्वर, स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। पहले लिख देते हैं रचना के आधार पर स्वर, रचना के आधार पर स्वर, रचना के आधार पर स्वर। रचना के आधार पर स्वर कौन सा होता है भाई, रचना के आधार पर सर तालु आगे होता है। अच्छा, वो जो तालु होता है ना, आप जो किताबों में देखते हैं, वो तालु, कठोर तालु और कोमल तालु, दो अलग अलग तालु के नाम से देखे जाते हैं। वो कठोर तालु को ही मूर्धा का पार्ट बोला जाता है, मूर्धन्य भी कहते हैं, ठीक है। आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। कठोर तालु या कोमल तालु, दो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो हम बात यहां जो तालु है वो कोमल तालु की कर रहे हैं, कठोर तालु के नहीं। अब देखो, इनको हम रचना के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, तो इनको 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से, बड़े होशियार बच्चे हैं, सब कुछ पता है, हैं? वेरी गुड। तो अगर हम बताते हैं ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला प्रकार होता है हमारा ह्रस्व, या इसको हम कहते हैं मूल स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार होता है संयुक्त स्वर। कौन सा होता है, संयुक्त स्वर। तीसरा प्रकार कौन सा होता है, संयुक्त स्वर। और तीसरा प्रकार होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ संयुक्त स्वर, दीर्घ संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर हो गया, ये दीर्घ संयुक्त स्वर हो गया, ये ह्रस्व या मूल स्वर हो गया। ये क्या हो गया, आपने तो कुछ और ही बताया था, मैंने तो कुछ और ही बता दिया। क्योंकि मैं यहां रचना के आधार पर बता रहा हूं, उच्चारण के आधार पर नहीं बता रहा हूं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते रहेंगे तो शायद आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखो, इसमें मूल स्वरों में कौन सा आता है,
तो मूल स्वर में आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ये हमारे किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे मूल स्वर में। अच्छा, संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं? संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि YouTube का एक चैनल बना है जो केवल और केवल टीचिंग के लिए है, जिसमें आपका KBS, NBS, DSSB, आपका BPSC, CTET सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं KGS टीचिंग एग्जाम के नाम पर। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी तैयारी करनी है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपको देना है, वहां पर क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को वहां पर मिलती रहती है। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे मैं सबसे चाहूंगा कि आज सब्सक्राइब कर लेंगे सभी, आज सभी लोग। अब देखो संयुक्त स्वरों में कौन कौन सा आएगा? संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? या इसको हम दीर्घ भी कह सकते हैं, सिर्फ दीर्घ भी कह सकते हैं। संयुक्त की जगह सिर्फ हम इनको दीर्घ भी कह सकते हैं। लो जी, इनको दीर्घ कह दिया, और दीर्घ स्वर, और इनको संयुक्त दीर्घ कह दिया। आपको समझाने के लिए इसको और आसान कर दिया। अब देखो दीर्घ स्वर में और संयुक्त दीर्घ में क्या अंतर है वो आप अभी समझ जाएंगे। देखो, जब आ को आ से मिलाओगे, छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल टू क्या होगा? बड़ा आ, ठीक है। फिर छोटी ई को मिलाओगे प्लस छोटी ई से तो क्या मिलेगा? बड़ी ई मिलेगी, हमें प्राप्त होगी, मिलेगी ना। कैसे कैसे प्राप्त होगी? मान लो कि आपकी माता जी ने या आपके पापा जी ने आपको दिया बाबू एक लड्डू, ठीक है। वैसा ही लड्डू आपको आपके बहन को या आपके भाई को भी दिया, सेम। आपने क्या किया? उससे छीन लिया, और छीन के क्या किया? आपने अपने हाथ में गोला कर लिया। तो लड्डू छोटा तो नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों लड्डू मिला लिया आपने, लड्डू हो गया बड़ा। अब मम्मी ने पूछा इसका लड्डू कहाँ है? तो कह रहे हमें नहीं पता, हमारे हाथ में तो एक ही है, एक ही है। हाँ, तो क्या हो गया? वो लड्डू हो गया बड़ा। तो दो छोटे लड्डू जोड़े तो क्या हो गया? बड़ा लड्डू हो गया। उसी तरीके से जब आ को आ से मिलाया तो क्या हो गया? बड़ा आ, और ई को ई से मिलाया तो बड़ी ई, और ऊ को ऊ से मिलाया, ऊ को ऊ से मिलाया तो क्या हो गया? बड़ा ऊ बन गया। तो एक चीज ध्यान रखना, री का हम री से मिलन नहीं कराते हैं, री को री से नहीं मिलाते, क्योंकि हिंदी में बड़े री का कोई यूज नहीं है, बड़े री का कोई इस्तेमाल नहीं है। संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है, इसलिए री का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इन तीनों को ही हम दीर्घ स्वर में रखते हैं। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से आगे? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बस तीन ही आएंगे दीर्घ स्वर में। तो ये कितना हो गया? 4। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। तो टोटल कितने हो गए? 7, जबकि हमने स्वर बताए थे 11। तो बाकी जो बचा है संयुक्त दीर्घ। संयुक्त दीर्घ में क्या होगा? संयुक्त दीर्घ उन दीर्घ कहते हैं जो अलग अलग के मिलने से बनते हैं। अब देखो क्या है, अगर मैं यहीं पर आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूं कि आ का मिलन यदि हम ई से करते हैं तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा बाबू? ए बनेगा। अब यहां पर दोनों एक जैसे स्वर नहीं है, दो अलग अलग स्वरों के मिलने के कारण इसको हम क्या कर रहे हैं? संयुक्त किया जा रहा है, अर्थात जोड़ा जा रहा है। तो दो अलग अलग स्वरों के मिलने के कारण से बने हैं, इसलिए हम इनको संयुक्त कह रहे हैं। प्लस आ के साथ में ऊ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब आ में यदि हम ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अय प्राप्त होगा, और यदि आ में हम ओ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? औ प्राप्त होगा, मतलब औ मिलेगा। तो ये चारों क्या हैं? अलग अलग स्वरों के जुड़ने से बने हैं। अब मान लो
कि आपके मम्मी ने आपको दिया एक लड्डू खाने को और आपके भाई को दिया था बर्फी खाने के लिए। आपने छीन तो लिया, लेकिन लड्डू में जब मिलाओगे तो पता चल जाएगा ना कि इसमें मिलावट हुई है। बड़ा तो नहीं बनेगा, वो पता चल जाएगा। उसी तरीके से ये संयुक्त स्वर है। मिठाई तो है, लड्डू और बर्फी दोनों ही मिठाई हैं, मतलब दोनों ही स्वर हैं, लेकिन दो अलग अलग स्वर होने के कारण इनको हम संयुक्त दीर्घ में रखते हैं। तो संयुक्त दीर्घ में कौन हो गया? ए, ऐ, ओ और औ। ये चार हो गए हमारे संयुक्त दीर्घ में। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 7 4 11। तो स्वरों की संख्या हो गई 11। ये हो गए हमारे रचना के आधार पर। ऐसे ही आगे चलते हैं, जिसको हम कहेंगे मूल स्वर। मूल स्वर या हर्ष स्वर उनको कहते हैं जिनके बोलने में या उच्चारण करने में हमारे मुख से वायु सबसे कम निकलती है, कम वायु निकलती है। उसको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर या हर्ष स्वर के नाम से जानते हैं। कुछ नहीं करना ज्वाइन करने के लिए, आपको सिंपली ना यूट्यूब पर जाना है, वहां सर्च करना है KGS। नाम नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं, नाम नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा KGS टीचिंग एग्जाम। टीचिंग स्पेलिंग मिस्टेक मत करना है यहां पर, KGS टीचिंग एग्जाम। KGS टीचिंग एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब आज सभी लोग कर लेंगे। और देखो, बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें हम लेकर के आने वाले हैं। UGC नेट वगैरह की भी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। वो कम से कम मुझे 10 दिन के अंदर ही 10,000 करना है। अभी 10,000 सब्सक्राइबर करना है। 5,000 से ऊपर हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जा पाती है। और नोटिफिकेशन ना जाने का कारण यही क्योंकि चैनल अभी बना है। तो इसमें आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत रहेगी। देखते हैं कितने लोगों को सपोर्ट मिलता है। आज शाम तक मैं चेक करूंगा और कल क्लास में पूछूंगा भी, ठीक है। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ लो। और अगर लोग ठीक हो सब है? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। अब आते हैं जरा हम उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। कितने? उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। फिर स्वर के 3 भेद रहे, कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा मूल स्वर, जिसको हम हर्ष स्वर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। कौन सा होता है? प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार से होते हैं। यहां मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी? 7। और प्लुत स्वरों की संख्या 2 या 3। इसमें फिक्स नहीं है, इतनी ही होती है। ठीक है, चले। क्या कहते हैं? हाँ, समझ में आवत बा गुरु जी? तो ठीक है, बढ़िया, मस्त। अब देखो यहां पर मूल स्वर में 4 कौन से हो गए? वही रहेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ओके। और दीर्घ स्वर में कौन सा हो जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे आ गए 7। प्लुत स्वर में क्या आता है? प्लुत स्वर में आते हैं या तो ऐसे एस का निशान आएगा या फिर ऐसे आएगा, ठीक है। प्लुत स्वर में कैसा रहेगा? या तो एस का निशान रहेगा अंग्रेजी का, या फिर ऐसे 3 बना होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम प्लुत स्वर का। इनका एग्जाम्पल तो अभी मैं दे दूंगा, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लुत स्वर में जैसे आप लिखते हो ओम, क्या लिखते हो? ओम। ऐसे आपने ओम लिखा देखा होगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आपने ओम लिखा देखा होगा ना, इस तरीके से।
तो आपको क्या लगता है, ये ओम में जो ये 3 लगा हुआ है, ये 3 है, ये संख्या का 3 है, कोई मात्रा नहीं है, कोई यहां दूसरा वर्ण नहीं है, ये हिंदी का 3 होता है। ठीक है ना, ये ओम में क्या है, ये हिंदी का 3 लगा होता है। क्यों लगा होता है 3? ये बताना चाहता है कि जो ओ है इसका उच्चारण कितना जो गुना करना है, तो 3 गुना करना है। मतलब इसको 3 गुना बोलना है, किसकी अपेक्षा, जो बाद में मां बोला जाएगा। तो मां को कम बोलना होता है और ओ को तिगुना बोलना होता है, इसलिए ये ऐसे लिखा जाता है। अब देखो कहीं पर लिखा होगा जैसे राम, ऐसे राम लिखा जाता है। ये जो राम है इसमें एस का निशान है, मतलब ये रा जो है तिगुना उच्चारण होगा मां की अपेक्षा। तो ये जो है ये प्लुत स्वर में है। तो आपको ये 3 से, आपको एक चीज मैं बता दूं, पीछे चलते हैं जरा, ये सबसे कम उच्चारित होता है इसमें। ठीक है, सबसे कम ध्वनि निकलती है, तो इसमें क्या कहलाएंगे, ये अल्प स्वर या कम स्वरों वाला है, इसलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब एक मात्रिक, एक मात्रिक है ये, मतलब एक मात्रा। ये क्या है, द्विमात्रिक, अर्थात यहां पर 2 मात्रा है, द्विमात्रिक। ये क्या है, त्रिमात्रिक है। ये क्या है आपका, त्रिमात्रिक है, अर्थात यहां पर तिगुना समय लग रहा है। तो देखो इसकी अपेक्षा इसमें दुगुना और इसकी अपेक्षा इसमें तिगुना समय लग रहा है बोलने में। ठीक है, सर दोनों में मूल स्वर सेम, हाँ हाँ मूल स्वर सेम है, दोनों में मूल स्वर सेम है। ठीक है, तो अब इस जो निशान है इसको हम गुरु का निशान कहते हैं। गुरु का मतलब होता है बड़ा, इनको हम कहते हैं गुरु का निशान। अच्छा, यहां तक जो मैंने पढ़ाया है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कुछ हमसे पूछ लो, फिर बाकी की क्लासेस हम करेंगे कल की क्लास में, आगे की चीजें हम पढ़ाएंगे कल। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। मेरी क्लास में हमेशा छूट रहती है, चाहे आप वाईटी पे पढ़ रहे हो चाहे पेड में पढ़ रहे हो, आप किसी भी तरीके से कुछ भी चीजें आप पूछ सकते हैं। समझाने का मेरा काम है, अगर मैं इस चीज को नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी क्लास में हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्लासेस थोड़ी सी स्लो लग सकती हैं, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर फटाफट सिर्फ घास काटते निकल जाएंगे तो चीजें पूरी तो हो जाएंगी, लेकिन पेपर में रिजल्ट नहीं आएगा। और मेन काम क्या है, रिजल्ट देना। एग्जाम में रिजल्ट आना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कल छुट्टी है, बिल्कुल कल छुट्टी है। अगली क्लास, ठीक है, तो बिल्कुल कल छुट्टी रहेगी, परसों को फिर हम मिलेंगे। लेकिन आज सभी लोग जो है ना, क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक बार चेक करता हूं, और नेक्स्ट जो क्लास होगी, हाँ हिंदी 80 नंबर वाली भी करवाऊंगा और एकदम जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा। आपको किसी भी तरीके से कोई भी शिकायत नहीं होगी। और इसी के साथ में इस क्लास को, इस सेशन को हम करते हैं एंड। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।